बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर हम चैप्टर की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करेंगे तो ये याद रख लीजिएगा कि पूरे एंट्री टेस्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम उनको जो चैप्टर डिस्टर्ब करता है वो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करनी है, फार्मूलाज की प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको जो है फार्मूलाज को नोट करने के बाद जो है वो रजिस्टर पे कोशिश करें कि एक ही चीज को जो है वो लेके चले अपने साथ। ठीक हो गया। दूसरा, इस चैप्टर का हिस्सा जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें इंजाइम्स वाला चैप्टर भी शामिल है। समझ आ गई? यानी एक तो जो पीटीबी का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का आपका चैप्टर जो है 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वैसे भी इधर एमडी कैट में भी 2 है, और इसमें जो चैप्टर 3 इंजाइम है वो भी इसी चैप्टर का जो है वो हिस्सा है, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी एक चैप्टर नहीं, यानी आपने दो चैप्टर एमडी कैट में यूएचएस ने इसको मर्ज करके जो है वो एक चैप्टर जो है वो बना दिया। सही हो गया। और दूसरी बात, पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 7 to 8 और 9 एमसीक्यू जो है वो हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 80। जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 यानी सेम वेटेज के साथ एमसीक्यूज जो है वो आते होते हैं। सही हो गया। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इसमें मेमोराइज करने वाली हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने इसको अच्छे तरीके से वो देखना है। ठीक हो गया। ओके, अब हम लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें अगर आपका कहीं कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे से जो है वो पूछ लेना है। सही हो गया। चले जी। नेक्स्ट, अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से, ठीक है, चैप्टर के स्टार्ट में ही ये टेबल बना हुआ है। तो आपने ये टेबल को याद रखना है, कि याद करना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट चांसेस होते हैं कि वो इस चैप्टर के इस टेबल में से आपको एमसीक्यू दे सकता है। मैंने एज इट इज ही उस जो है टेबल को यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल एंड मेमिलियन सेल दी हुई है, ठीक है। इसमें वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे टेबल में परसेंटेजेस दी हुई है। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास परसेंटेज आ रही है, ठीक है, मेमिलियन और बैक्टीरियल सेल के अंदर। अच्छा, अब एक और चीज याद रखनी है जो बड़ी जरूरी है, वो क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। आपको पता है मेमिलियन सेल हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो एंटी टेस्ट में याद रखना कि जो प्रो बैक्टीरियल यानी प्रोकैरियोटिक सेल है उससे रिलेटेड भी उसने एमसीक्यू जो है वो डिस्कस किए हुए। मसलन वो कहते हैं कि जी परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्रोकैरियोटिक। अब बैक्टीरियल सेल की दी हुई है, स्टूडेंट क्या समझते हैं कि जी वो तो बैक्टीरिया की दी हुई थी, प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट के हवाले से अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर लेना। इसी तरह यहाँ पे वाटर की जो है वो हमारे पास 70 है, इस तरह प्रोटीन जो है वो 15 है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर देखिएगा केमिकल कंपोनेंट्स में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर वाटर है, बट वाटर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। वाटर इज व्हाट? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब वाटर इनऑर्गेनिक है, उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए और हमारे पास अदर मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं इसको कंपैरिजन में लाऊं तो आप ये देखिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, अगर वो कहे कि जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में क्या होता है जो इनऑर्गेनिक है, तो वो याद रखना क्या होगा? वाटर होगा। अच्छा, अगर हम वो आपसे पूछता है कि जी ऑर्गेनिक में केमिकल कंपोजिशन में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा होगा, शाबाश, पता होना चाहिए हमारे पास प्रोटीन सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी के अंदर है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारे पास 3 है, उधर 4 है, लिपिड्स 2 है, उधर हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरह डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए जो है वो 1 है, 0.25% है। इसी तरह आरएनए 6% है। अब देख लें कि डीएनए हमारे पास कितना आ रहा है, शाबाश, डीएनए आ रहा है 1%, और आरएनए कितना आ रहा है? 6% प्रोकैरियोट में।
जबकि यूकैरियोट में 0.6% है और आरएनए 1.1% है। हालांकि डीएनए ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, मगर आरएनए ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। अक्सर स्टूडेंट के माइंड में होगा कि डीएनए बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसलिए वो ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आरएनए की टाइप्स भी तो आ जाती है ना उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी के अंदर 2% में आ जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयंस 1% होते हैं। तो ये टेबल आपको प्रॉपर्ली जो है वो याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसी के लिए जो बड़ा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का है। यानी जो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई हैं जो कि एंटी टेस्ट में आ चुकी हुई हैं, जो सारी आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। और इन क्वांटिटीज को मैनिपुलेट भी किया जाता है, ठीक है। किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब जरा तवज्जो करिएगा, यहाँ पे हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। और आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, एक तो ये मीडियम ऑफ लाइफ है। अब मीडियम ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, समझ आ रही है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सेल के अंदर चल रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, इन द वाटर आप कह लें, ठीक हो गया। यानी ऑल आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक हो गया। अच्छा, वेरीज फ्रॉम 865 टू 89, यानी सेल्स के अंदर इनकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती है। बोन, ह्यूमन बोन सेल्स में 20% है, ये एंटीटेस्ट में आ चुका हुआ है। ब्रेन सेल्स में कितना है, 85% है, ये पूछा जा चुका है। बायोकेमिकल रिएक्शन हाइड्रोलिसिस है। ईएस एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस है, ठीक हो गया। हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस है। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, पीछे पढ़ के आए हैं अभी सेल वाले चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कहाँ हो रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो हो रहा है। तो एक चीज याद रखनी है कि ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट दोज रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज आ रही है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में हमारे पास आपको आइडिया होगा कि जी हमारे पास अगर हम वाटर की बात करते हैं, मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ वहां पे आपको, ठीक है। आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, आपको आइडिया है। यानी दो हाइड्रोजन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से परसेंटेज क्या होती है, हाइड्रोजन की 2 होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, 1 होती है, ठीक, ये चीज याद रखनी है। दूसरा, अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 8, और एटॉमिक मास क्या होता है, 6। अगर हम देखें ऑक्टेट रूल को देखें, ठीक है, तो ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या होता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ऑक्टेट रूल क्या होगा कि 8 पूरे करने हैं तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की प्लेस जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, नहीं खाली जगह। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो एक चीज याद रखना। अब जो मॉलिक्यूल है वाटर का, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन के 2 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर होंगे, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इस तरह से एक एक होगा, चूंकि लोन पेयर, आप कह सकते हैं ये 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक। इसी तरह ये जो है हमारे पास, ये जो ये है, ये हमारे पास क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, आप कह सकते हैं कि जी एक जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक्चुअली डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ गया तो ये इसके साथ क्या करेगा, लिंक कर जाएगा। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन आ गया तो ये इसके साथ क्या कर जाएगा, लिंक कर जाएगा। नो, अब हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं, आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आती है, ठीक है, कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो आप कह सकते हैं कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की ज्यादा है या हाइड्रोजन की ज्यादा है, सोचे जरा, ऑक्सीजन की।
अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस सूरत में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है इन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ मूव कर गए तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वाटर है, याद रखना वाटर क्या होता है हमारे पास, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया, हाईली हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। दैट पोलैरिटी एक्चुअली मेक वाटर एज अ सॉल्वेंट, यानी ये जो वाटर की नेचर है ना, ये क्या करती है इसको सॉल्वेंट। और अगर मैं इसके लिए कहूँ कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी मैक्सिमम ऑफ द जो चीजें हैं वो ये क्या कर लेता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, अब हम देखते हैं वापस जहाँ जा रहे थे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने कहा कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास जो है, यानी आयोनिक जो है वो डिसॉल्व कर लेता है, नॉन आयोनिक डिस्पर्स हो जाती है वाटर के अंदर। ऑल रिएक्शन अकर इन एक्वस मीडिया, एंजाइम वर्क इन एक्वस मीडिया, ठीक है। इसी तरह फैट्स और इनसॉल्युबल दैट मेंटेन मेम्ब्रेन्स। अब आपको पता है कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, यानी जो लिपिड बाइलेयर होती है, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है? नहीं, वाटर में सॉल्युबल होगी तो सारा कुछ तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम जो प्रोटीन्स होती है, इनका इनसॉल्युबल होना, ठीक है, ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन रखता है मॉलिक्यूल्स की। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट जो चीज है वो है कैपेसिटी ऑफ वाटर। कैपेसिटी ऑफ वाटर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं जी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें क्या होगा कि द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम of water from 15 to 16 degree is 1 simply, यानी वाटर की हीट कैपेसिटी, इसको मैं दूसरी तरफ समझाता हूँ आप लोगों को। वाटर की हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास, मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक बीकर है, फर्स्ट करने इसके अंदर जो है वो वाटर है, और अगर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं, तो आपको पता है कि ये 100 डिग्री पे जाके कहीं बॉयल होता है। समझ आ गई, 100 डिग्री पे क्या होगा, बॉयल होगा। अब इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो जो हीट को एब्जॉर्ब करना, यानी हीट की जो कैपेसिटी है, यानी उसको एक्चुअल में एब्जॉर्ब करना, हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, या लिविंग जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37, यानी थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए ये बॉडी के लिए बट मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है। तो अब वो जो बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है उसको एक्चुअल में स्टेबलाइज कर रहा होता है किन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो क्या है, वाटर है। तो याद रखना ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे भी काम करता है, ह्यूमन, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइजर किन के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल में हीट कैपेसिटी के हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ कैलोरीज, यानी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम फ्रॉम 15, एक से, यानी उसके लिए एक हम नॉर्मल जो है वो क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आगे वो करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसमें एंटीटेस्ट में MCQ जो है वो आ चुके हुए हैं, और एक नहीं 12 दफा आ चुका हुआ है कि जी यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट required to raise to change 1 ग्राम वाटर इनटू वेपर, यानी 1 ग्राम पानी का अगर है हमारे पास, उसको वाटर में जो है वो वेपर्स में जो है कन्वर्ट करना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास ये वैल्यू याद रखिएगा। कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स, व्हेन आपको पता है कि जब प्लांट्स में जो है वो क्या होती है, वेपोरेशन होती है, उसमें क्या होता है कि जो वाटर वाटर ट्रांसपायर होगा तो उसमें क्या होगा कि वाटर की ट्रांसपायरेशन जो है वो ये कॉज करती है कूलिंग इफेक्ट को। ठीक हो गया, गर्मियों में बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये हाई हीट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाई हीट के अंदर क्या होगा कि प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा करते हैं, दैट कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट, तो प्लांट उस समय में कूल रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे चीज देखिएगा, इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि एंटी टेस्ट में 12 दफा यहाँ से MCQ पूछा जा चुका हुआ है कि इवेपोरेशन ऑफ ओनली 2 ml ऑफ 1 लीटर, ठीक है, टू आउट ऑफ
1 liter of water lowers the temperature of remaining 998 ml by 1 डिग्री, इसको कह सकते हैं हम, ठीक है, 1 डिग्री आप होना चाहिए। ओके हो गया। यानी आप 1 लीटर में से टेम्परेचर जो जब आप हीट करते हैं उसको, ठीक है, 1 डिग्री तक, तो उस सूरत में क्या होता है कि 998 जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वाटर जो है वो रिमेनिंग, मतलब रह जाता है, आप कह सकते हैं, यानी वाटर रिमेन रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें टेस्ट में एमसीक्यू किस तरह से आते हैं, इस स्टेटमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्टेटमेंट में बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मली एंट्री टेस्ट में डिस्कस की जाती हैं, ठीक हो गया। किस तरह से मैं अब एमसीक्यू लिखता हूँ और एमसीक्यू लिख के आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास किस तरह से जो वो आता है, ठीक है। फर्स्ट करने मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ और हमारे पास एमसीक्यू लिखता हूँ मैं जी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है कि जी अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो 2 ml क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और पीछे 998 रह जाता है ml, ठीक है। यानी हमने 1 लीटर को जो है वो क्या किया है, हीट अप किया है, ये याद रखना आप जरा। अब वो सवाल कैसे देता है, या उसने दिया हुआ था लास्ट टाइम भी, वो कहता है कि जी इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक हो गया, ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर इवेपोरेशन कह लें, ठीक हो गया, बाई मैं कहता हूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, हाउ मच पॉसिबल वाटर will be removed from 1 liter, ठीक हो गया। अब क्या होगा, कैसे करेंगे इसको, अब सोचिए जरा। यहाँ पे हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, 4 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री, इसका मतलब है 4 डिग्री होगा, एक से अगर 2 होता है तो 4 डिग्री से कितना होगा, 4 इंटू 2 8 ml। अच्छा 8 ml होगा तो पीछे रह कितना जाएगा, अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 992 ml आ जाएगा, ठीक हो गया, 992 ml, यानी 4 ml जो है वो क्या हो गया। अच्छा अब एक और चीज बड़ी जरूरी है, वो क्या, यानी एक तो आपको सिंपली दे देता है जी टेम्परेचर। फर्ज करें वो आपको कहता है, ठीक है, फर्ज करें वो आपको कहता है कि जी ड्यूरिंग, ठीक है, हीटिंग ऑफ वाटर, ठीक हो गया, ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ वाटर 15 कह लें आप, या इसको हम कह देते हैं 16, ठीक है, इजी कर लेते हैं, चले 16 डिग्री, बल्कि 16 ml of water is evaporated, ठीक हो गया, from 1 लीटर या 1000 ml, ठीक है। अब आपको यहाँ पूछेगा वो हाउ मच टेम्परेचर या हाउ मच डिग्री, हाउ मच टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक हो गया, विल बी रिक्वायर्ड, हाँ जी बताएं जरा शाबाश, ये 16 ml है, ठीक हो गया। अब 16 ml जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, फिगर आ रही है कि किस में से, 1000 में से। अब एक से जो है 2 ml एवेपोरेट होता है, एक से 2 ml एवेपोरेट होता है, अगर 16 ml यहाँ पे एवेपोरेट होगा तो यहाँ पे 8 डिग्री आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी डबल हो जाएगा ना, ये इसका डबल है, तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा यहाँ पे 8 डिग्री। अब इसकी आपने जो है वो क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू आ जाता है तो आप लोग उसको इजीली कवर कर सकें। सही हो गया। अच्छा जी वापस चलते हैं। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है जी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, आपको पता है कि वाटर हाईली आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल है, यानी वाटर जो है वो इजीली आयोनाइज कर सकते हैं। उसके बाद एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्योर वाटर इज 10-7, ठीक है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है, ये एटलीस्ट में पूछी जा सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन जो है, इफेक्टिव लुब्रिकेंट टीयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई रबिंग आईलिड, यानी हम जब आंखें बार बार जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रब कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी आईलिड्स जो है वो हमारे पास रब कर रही होती हैं, तो सूरत में याद रखिएगा वाटर जो है यानी टीयर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। इस तरह फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रोमा, हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर आपको पता है CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
इसी तरह अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में आपको पता है क्या होता है, जो हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक हो गया। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जब बेबी मदर वूम में होता है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जो बेबी मदर वूम में है तो उस सूरत में वो जो बेबी है उसकी सराउंडिंग में या जिस रीजन के अंदर वो होता है, आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक सैक, ठीक हो गया। और उस एमनियोटिक सैक के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक हो गया। अब जो वो एमनियोटिक फ्लूइड है ये क्या करता है, इस बेबी की क्या करेगा, हमारे पास प्रोटेक्शन जो है वो कर रहा होगा, ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो इसका मेजर रोल है, यानी हर जगह पे वाटर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक हो गया। ये एक जो था वाटर के हवाले से एमसीक्यूज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि जी शाबाश, न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है, यानी न्यूक्लिक एसिड बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक मॉलिक्यूल है, ये बेसिक जो यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट में लिख दूं, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक हो गया। क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है उनका बेसिक यूनिट क्या होगा, मोनोसेकेराइड। इसी तरह लिपिड्स हैं, इनका क्या होगा हमारे पास, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक हो गया। इसी तरह प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन में हमारे पास जो है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। समझ आ गई इस बात की। ये मेजर जो है वो हमारे पास याद रखिएगा, आपके जो है वो कह सकते हैं यूनिट जो उसके हैं, मोनो मोनो जो है वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये एंटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं जी, ये बताएं कि न्यूक्लिक एसिड का जो है वो मोनो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसी तरह लिपिड्स के क्या है या प्रोटीन के क्या है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, मोनोसेकेराइड किसके बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड किसका बेसिक यूनिट है। इसी तरह प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड जो है, अगर हम बात करेंगे तो अमाइनो एसिड किसका जो है वो यूनिट है, ठीक हो गया। तो ये याद रखना है आपने। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इनिशियली हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये एक इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में फिर इंडिविजुअली हम इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके हवाले से लिखा हुआ है जी। इसमें जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे पास जो है, पहली बात है कौन सा होता है, ठीक हो गया। तो COC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आपको एंटिटीज में पूछ सकते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है हमारे पास क्या होता है, तो याद रखना है वो कार्बोहाइड्रेट में मोनोशुगर को आपस में कनेक्ट करने वाला होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मोनोसेक्राइड होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ रहा है किस चीज का, मोनोशुगर का। और ये मोनोशुगर हमारे पास कौन सी है, एल्डो शुगर है, ठीक हो गया। कौन सी शुगर है, एल्डो शुगर है, ठीक है। अब इसको हम एल्डो शुगर कैसे कहते हैं, यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो अभी लिख रहा हूँ इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये है जी हमारे पास, फर्ज कर ले मैं कहता हूँ इधर आर है, इधर हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये केस है, तो ये क्या होगी, एल्डो, ठीक हो गया, एल्डो ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। इसी तरह अगर ये हमारे पास केस हो, ठीक हो गया, अगर ये केस हो, इधर आर हो इधर आर प्राइम हो, ये क्या होगा, कीटो ग्रुप जो है वो हमारे पास होगा, ठीक हो गया, यानी कीटो फंक्शनल ग्रुप जो है, यानी इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमारे पास क्या है, कीटो ग्रुप है, ठीक हो गया। ये दोनों चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखनी है, ठीक है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, आपको फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यानी किसी भी चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप ये मेजर आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है जी, फर्ज कर ले हमारे पास ये 1 2 3 4 एंड 5 है, ये हमारे पास क्या है, राइबोज है। इसी तरह 1 2 3 5 6 है, ये आपको पता है कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केमिकल कंपोनेंट, कौन कौन से बायो एलिमेंट है जो मिलकर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स क्या है, वाटर। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और इनको तोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो ये याद रखना
कि एक्चुअल में हमारे पास जो बायो एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन से, ये किस तरह से इसमें इससे रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है लिपिड्स। अब लिपिड्स में क्या है, ठीक है जी, इसमें ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड था, ये आपने याद रख लेना है, ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है, एस्टर। अब एस्टर को इंडिकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देख ले, ये इस तरह से, ठीक हो गया। ये एक्चुअल में एक आप कह सकते हैं कि इसका दिया हुआ है स्ट्रक्चर, दिया हुआ है किस चीज का, फैटी एसिड का, ठीक है। एस्टर बॉन्ड जो है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। एस्टर बॉन्ड हम इंडिकेट करते हैं COC, बट एक सी के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अब इसको अगर हम ऊपर ग्लाइकोस्टिक के साथ लिंक करें ना, तो ये भी COC है, बट यहाँ पे भी COC है, मगर यहाँ के COC ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड और यहाँ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होगा। ये एस्टर ग्रुप और ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड में डिफरेंस है, ये याद रख लेना। अच्छा, इसमें फैटी एसिड का जो है वो हमारे पास जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये फैटी एसिड का था और यहाँ पे हमारे पास ये ग्लिसरॉल दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिलता है, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, ठीक है। इसकी हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे और आप लोगों ने याद भी रखना है। इसके जो बेसिक यूनिट है यानी केमिकल कंपोनेंट्स हैं या बायोमॉलिक्यूल जिनसे वो बायो एलिमेंट जिससे वो मिलकर बना होता है, वो भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और इसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स में हमारे पास क्या होगा, CN। अब इस CN को हम CN लिखकर यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें, ये बिल्कुल ठीक होगा। अगर CN लिखे जिस तरह बुक में उसने लिखा हुआ है इस तरह करके, ये लगा दें, ये लगा हो या ये हो, ये तीनों पेप्टाइड बॉन्ड को इंडिकेट करेंगे, ये याद रख लेना, ठीक है। और एंट्री टेस्ट में आपसे वो पूछ सकता है कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड COC, एस्टर बॉन्ड C कार्बोनाइल COC, उसके बाद हमारे पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या है, CN या C कार्बोनाइल N या C कार्बोनाइल NH, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है किस चीज का, अमाइनो एसिड का, ठीक हो गया। किसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड आपको पता है हमारे पास क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, प्रोटीन्स का। इसी तरह इसके अंदर अब ये देखिएगा जरा, CHON दिया हुआ है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट इसका आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, अब न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA होता है, इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या, न्यूक्लियोटाइड, हम पीछे देख के आ रहे हैं। और इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें POC इस तरह इंडिकेट कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, POC ये और POC ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये असल में फॉस्फो डाइईस्टर होता है, ठीक हो गया। ये फॉस्फो ईस्टर होता है, ठीक है। तो आप नॉर्मली बुक्स के अंदर जब इसको POC को ही फॉस्फो डाइईस्टर कह देते हैं, तो ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है, आपने याद रख लेना है, ठीक है। अगर ये दोनों आ जाए कि जी फॉस्फोडाइएस्टर को आइडेंटिफाई करें, तो फिर आप इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है बेसिक यूनिट क्या है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसके जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, यानी आप कह लें कि हमारे पास जो इसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हमारे पास एनर्जी विद नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास किस तरह से बनते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आइडिया देता जाता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। एमसीक्यूज आपको बना सकते हैं, वो पूछ सकता है जी कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन, ठीक हो गया। अब ऑप्शन वो फर्ज करें आपको दे देता है हमारे पास नाइट्रोजन, बीटा ऑप्शन आपको दे देता है हमारे पास कार्बन, चार्ली ऑप्शन आपको दे देता है वो सोडियम, डेल्टा ऑप्शन आपको दे देता है वो ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली सी बात है आंसर हमारे पास क्या होगा, सोडियम। सोडियम तो नहीं ना प्रोटीन में होता, ठीक। अच्छा, इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है कि जी विच, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक हो गया, इज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक हो गया। अल्फा ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। बीटा ऑप्शन है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह चार्ली ऑप्शन है हमारे पास
एस्टर बॉन्ड, ठीक हो गया, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, ठीक हो गया। अब एक चीज याद रखने वाली वो बहुत जरूरी है, वो क्या है जी, जो हमारे पास है ना कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रख लीजिएगा। हमारे पास एंटी टेस्ट में जो है वो एमसीक्यू आ चुका हुआ है, और वो क्या है कि जी जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ठीक है, वो एक्चुअल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इसी तरह पेप्टाइड बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर वो आपको कह देता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड है, और वो ग्लाइकोसिडिक की जगह पेप्टाइड कोवेलेंट दे देगा, तो ये नहीं समझना कि वो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया उसने, ठीक है। एक चीज ये याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह वो आपसे कॉम्बिनेशन बना के पूछ सकता है कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग combination is true for आप कह सकते हैं डीएनए, ठीक हो गया। अब उसमें आप ऑप्शन आपको दे देता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बीटा है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, चार्ली है जी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, डेल्टा क्या होगा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस। तो आंसर क्या होगा इसका, शाबाश, फास्फोरस वाला होगा। समझ आ गई इस बात की, क्योंकि उसमें फॉस्फोर एस्टर होता है ना, कार्बन भी मौजूद होती है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होता है, ठीक है। अगर मैं वापस लेक्चर में लेके जाऊँ ना आपको दूसरी वाले में, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यहाँ पे फास्फोरस भी हो सकता है। अच्छा, प्रोटीन के अंदर यहाँ पे सल्फर भी पॉसिबल है, क्योंकि कुछ प्रोटीन के अंदर सल्फर मौजूद होती है। आपने डाई सल्फाइड बॉन्ड का जो सुना होगा। समझ आ गई इस बात की, ये याद रख लेना, ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो मैंने बताया आपको COC है। इसी तरह एस्टर बॉन्ड हमारे पास क्या है, वो COC को भी लिख सकता है, वो यहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा सकता है, ठीक हो गया। इसी तरह वो आपसे पूछ लेता है कि जी ये बताएं कि जो प्रोटीन्स है, ठीक है, उनके अंदर जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है। तो हमने बताया जी पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, हमारे पास बायो एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, CN होगा, या मैंने बताया CN ऐसे हो सकता है, या पॉसिबल है CN हाइड्रोजन होगी ऐसे, ठीक हो गया, ये याद रख लें। इसी तरह जो DNA है यानी न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, ठीक हो गया, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड जो है, और ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या होते हैं, आपके कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में जो है वो आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये एक चीज होगी जो आपने याद रखनी है इन सारे सिनेरियो में। उसके बाद कुछ फार्मूला मैं अभी से लिख रहा हूँ, आपने इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, और अपने नोट्स पे लिख के कम से कम 5 टाइम आपने इन सारे फार्मूलाज को अपने नोट्स पे लिखना है, याद करना है। उसमें सबसे पहले मैं फार्मूला आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, सिंपली ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया, इस तरह से, सही है। और इसमें मैं 2 लिख देता हूँ आपको फार्मूलाज, 1, ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास आ, ये हो गया, ये ठीक है। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास है कि यहाँ पे होगा CH2OH, यहाँ पे भी क्या होगा CH2OH। अभी तक इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे H लगा होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ जो है वो हमारे पास क्या होता है H होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे नंबर ऑफ जो है वो पोजीशन जो है हमारे पास क्या जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पे OH होगा। अब यहाँ पे ये कार्बन नंबर जो है वो याद रखने बड़ी जरूरी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। कार्बन 1 पे अब देखें हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड है और हाइड्रोजन ऊपर है, याद रखना इसको हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज, ठीक हो गया। अच्छा, ये कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक हो गया। और इसमें अगर मैं लगाऊं तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ऊपर लगा रहा हूँ या हाइड्रोजन नीचे लगा रहा हूँ, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल होगा, इधर हाइड्रोक्सिल, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, याद रख लेना, ये हमारे पास आ जाएगा बीटा ग्लूकोज, ठीक हो गया। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद आपने फॉर्मूला याद रखना है फैटी एसिड का, फैटी एसिड।
फैटी एसिड का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होगा, RCOH, ठीक है। इसी तरह एल्डो का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया, RH। कीटो का पता होना चाहिए, क्या है हमारे पास, ROR प्राइम, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ग्लिसरॉल का फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। जब तक आपको ये चीजें जो है वो हर बार याद नहीं होती हैं, ये आप याद रख लें कि आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आना, ठीक है। तो इसलिए इन फार्मूलाज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 कार्बन होती हैं, उसके साथ एक एक हाइड्रोक्सल लगा होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया ग्लिसरॉल का। इसी तरह अगर अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला अगर हम देखेंगे, उसमें क्या होगा हमारे पास, अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है हमारे पास, दूसरी तरफ नाइट्रोजन यानी अमाइन ग्रुप होता है, उसके बाद हाइड्रोजन है और उसके बाद आर है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज याद रखनी है, आर की जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हमारे पास वो क्या होता है, ग्लाइसिन। और अगर आर की जगह पे CH3 लगा होता है तो वो आपको पता होना चाहिए एलानीन, ठीक हो गया। यानी ग्लाइसिन और एलानीन का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। समझ आ गई इस बात की? तो ये सारे फार्मूलाज को आपने एटलीस्ट 5 से 10 दफा लिखें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद ये याद रखेगा कि आगे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये फार्मूलाज याद ना हुए तो ये आगे आपको चैप्टर्स के हवाले से कुछ चीजें क्लियर नहीं होगी, ठीक है।